तो यहाँ पे बेटा दिस माइनस चार्ज इज स्प्रेड ओवर 3 रिंग, तो हम लोग लिखेंगे नेगेटिव चार्ज is spread over 3 benzene ring. यहां पर नेगेटिव चार्ज स्टेबिलाइज्ड बाय 2 बेंजीन रिंग। यहां पे स्टेबिलाइजेशन बाय 1 बेंजीन रिंग। तो हम लोग को अब समझ में आ रहा है बेटा मोस्ट स्टेबल कौन होगा। मोस्ट स्टेबल बेटा ये वाला होगा, दिस विल बी मोस्ट स्टेबल देन दिस। समझ में आया। रिंग जितना ज्यादा होगा उतना अधिक स्टेबिलिटी होने वाला है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इफ वी हैव 3 बेंजीन रिंग देयर विल बी मोर स्टेबिलिटी। कार्ब कटायन में भी बेटा सेम चीज हुआ था, याद कीजिए। इन केस ऑफ कार्ब कटायन ऑल्सो बेटा सेम काम हम लोग किए थे। जाकर पेज टर्न करके आप देख सकते हैं, कार्ब कटायन के लिए भी ऐसा ही कुछ हुआ था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। ठीक है बेटा, आप लोग ना क्या करेंगे ना, शॉर्ट में ना बेंजीन को ना पीएच भी लिख सकते हैं। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, शॉर्ट में, ठीक है। पूरा बेंजीन बनाएंगे तो आप लोग को समय लगेगा। CH2-, ये आपको ध्यान रखना है। याद करो ये कार्ब कटायन केस में भी हुआ था। कार्ब कटायन के केस में सिर्फ हम लोग यहाँ पे प्लस कर दिए थे। तो पहले ही बोल चुके बेटा, रेजोनेंस स्टेबिलाइज बोथ कार्ब कटायन एज वेल एज कार्बन आयन। प्लस को भी स्टेबिलाइज करेगा और माइनस को भी स्टेबिलाइज करेगा। नेक्स्ट चलिए, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये, फिर अलाइलिक, फिर विनाइलिक, फिर है ये। अब आप बोलेंगे सर ये थोड़ा कार्ब कटायन से डिफरेंट आया। तो देखो बेटा, कार्ब कटायन में कार्बन आयन में अंतर है। कार्ब कटायन में बेटा यहां पर देखो, अगर यहाँ पे प्लस होता ना, देखो कार्ब कटायन में अगर ऐसा वाला प्लस होता ना तो ये हाईली अनस्टेबल होता। क्यों? ये sp है, हम लोग को पता sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर प्लस अनस्टेबल होगा, याद कीजिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर माइनस ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसलिए बेटा यहां पर जो है ना, ये वाला जो है प्लस अनस्टेबल है। बट वहीं पर यहाँ पे आप माइनस देखोगे तो माइनस तो स्टेबल हो गया। माइनस क्यों स्टेबल हुआ? माइनस इसलिए स्टेबल हुआ क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज है। नेगेटिव इज स्टेबल ओवर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। sp है बेटा, हम लोग को पहले से ही पता है sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज इट हैज 50% s कैरेक्टर। किस लिए बेटा? क्योंकि 50% s कैरेक्टर है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे तो स्टेबिलाईजेशन बाय रेजोनेंस, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। फिर यहाँ पे बेटा दिस इज अलाइलिक, वी नो अलाइलिक में भी रेजोनेंस होता है। दिस इज sp2, this is sp2, this is sp3 and primary, this is again sp3 and secondary, this is tertiary। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है।
मोर इज द इंडक्टिव इफेक्ट, लेस इज द स्टेबिलिटी। अब ये ऑर्डर आपको याद रखना है। समझ में आया? इसमें किसी को डाउट है बेटा? ये ऑर्डर वगैरह बेटा जेई मेन में, नीट में, सब जगह आएगा, एडवांस में हर जगह ये ऑर्डर वगैरह पूछा जाता है। इन जनरल बेटा आप लोगों को ये याद रहता है, इन तीनों का ऑर्डर याद रहता है, इन तीनों का ऑर्डर याद रहता है, बट लोग इसको ध्यान नहीं रखते कि ये इन सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़े। बेंजीन को पीएच लिख रहे होंगे तो बेटा अब तक बन गया होगा। अच्छा कोई बताएगा इसको क्या कहते हैं? इस पोजीशन का नाम क्या था बेटा? जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, चलिए याद है, दिस इज कॉल्ड विनाइलिक। चलिए नेक्स्ट। इनमें से आपको स्टेबल कार्बन आयन आइडेंटिफाई करना है, विच इज मोर स्टेबल एंड व्हाई। ये कौन है बेटा? प्राइमरी। ये कौन है? सेकेंड डिग्री। यहाँ पे इधर से आ रहा है इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई, यहाँ पे आपको इधर से प्लस आई है और इधर से प्लस आई है, 2 प्लस आई ग्रुप, 1 प्लस आई। तो विच विल बी मोर स्टेबल बेटा? हम लोग को मालूम है प्लस आई विल स्टेबिलाईज और डिस्टेबिलाईज। प्लस आई स्टेबिलाईज करता है या डिस्टेबिलाईज करता है कार्बन आयन को? प्लस आई डिस्टेबिलाईज कार्बन आयन एंड स्टेबिलाईज कार्ब कटायन। तो हमेशा याद रखना है अल्काइल ग्रुप जो होता है बेटा प्लस आई दिखाता है और हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप से। तो इसमें क्लियर है बेटा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। दिस विल बी मोर स्टेबल। होपफुली ये क्लियर है सबको बेटा, दिस विल बी मोर स्टेबल। चलिए नेक्स्ट, यहां पे सोच के बताएंगे बेटा। बोलिए बेटा। आइडेंटिफाई द मोर स्टेबल कार्बन आयन। बेटा इतना रेजोनेंस कराने के बाद अगर नहीं होगा तो फिर बेटा क्या कर सकते हैं बताइए, बताएंगे। दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड दिस इज सेकंड स्ट्रक्चर, ए और बी। सही है दीपान्विता बेटा, आपका सही है। और कोई? बेटा ये क्या चीज है जरा देखिए तो। दिस इज सिमिलर टू व्हाट? बताएंगे बेटा। दिस इज सिमिलर टू दिस। देखिए बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो डबल बॉन्ड ऊपर चला जाए इससे क्या फर्क पड़ता है आपको बेटा? इससे अब हम लोग को मालूम है बेटा, अगर डबल बॉन्ड
कोई भी डबल बॉन्ड हो वहां, उससे हम लोग को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। डबल बॉन्ड ओ तब भी वही बात है, डबल बॉन्ड एन तब भी वही बात है, इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीनों में बेटा रेजोनेंस एक ही तरीके से होगा। बिल्कुल सही है बेटा। रुकिए इसको स्टार्ट होने दीजिए। बेटा यहाँ पर आप लोग ए में लिखेंगे, लिखिए ए इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, ए इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, ए इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। ए क्या है बेटा? रेजोनेंस स्टेबिलाइज स्ट्रक्चर है। ए इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज स्ट्रक्चर। अच्छा, एक हम्म चलो, यहाँ पर बेटा आपका ना ये वाला रेजोनेंस स्टेबिलाइज है, देखो ये इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से जाएगा, और यहाँ पर बेटा नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। बेटा रेजोनेंस होना अच्छी बात है, रेजोनेंस होने से बेटा माइनस चार्ज जो होता है वो स्प्रेड होता है, वो एक जगह पे जमा नहीं होता है। ये माइनस चार्ज यहाँ पर भी आएगा, तो देखो हुआ क्या है, अब ये बनेगा, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बेटा कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरीके से बनेगा, देखो अब देखो माइनस यहां पर भी है और माइनस यहां पर भी है, तो डेल्टा माइनस, ठीक है, आधा कुछ माइनस यहां रहेगा, कुछ माइनस यहां रहेगा, इससे क्या वो एक जगह जो माइनस का एक्यूमुलेशन था वो कम हो गया। और हम लोग को पता है जैसे ही चार्ज डेंसिटी कम होता है स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। तो फर्स्ट इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज, सेकंड हैज नो स्टेबिलाइजिंग फैक्टर सच एज रेजोनेंस। होपफुली बेटा सबको क्लियर होगा। ये माइनस यहां से बेटा रेजोनेंस नहीं कर सकता है, यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है। रेजोनेंस करने के लिए बेटा डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे होना है, माइनस अगर यहां होता तो होता, ठीक है, पर यहां तो है नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है बेटा इसमें से कौन स्टेबिलाइज्ड है। ए और बी, जल्दी से आंसर देंगे। सही है निकेत बेटा, सिंपल आंसर है बेटा। अगेन बेटा यहां पर अगर आप देखेंगे तो दिस विल बी रेजोनेंस स्टेबिलाइज, दैट इज फर्स्ट इज, सही है दीपान्विता बेटा आपका भी, फर्स्ट इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। यहां पर CH2 माइनस है, यहां पर CH2 माइनस सेकंड पोजीशन पे है। तो देखो यहां पे ये नॉट रेजोनेंस स्टेबिलाइज, ठीक है, यहां पे रेजोनेंस स्टेबिलाइज, यहां पे रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है। होपफुली सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट आप लोग सीधा ऐसे करके लिख सकते हैं, एक पहला रेजोनेंस है, दूसरे में रेजोनेंस नहीं है।
बेटा ये क्वेश्चन लिखिएगा बेटा, आपको लग रहा होगा कि ये माइनस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, बेटा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता है। देखो दोनों में अंतर है बेटा, हम लोग किसको रेजोनेंस स्टेबलाइज बोल रहे हैं? देखिए ये चीज बता रहे थे, पता नहीं आजकल हो क्या गया, बड़ा क्रैश करता है। ठीक है बेटा, यहां पर देखेंगे ना हम लोग जिसकी बात करते हैं बेंजाइलिक की, वो ये है बेटा, दोनों में अंतर है। हम लोग CH2 पे माइनस को स्टेबलाइज करते हैं और CH2 पे प्लस को स्टेबलाइज करते हैं, CH2 पे प्लस को स्टेबलाइज करते हैं। यहां मामला दूसरा है, यहां इसी के ऊपर प्लस है और इसके ऊपर माइनस है, मतलब कुछ ये है बेटा, यहां माइनस और यहां प्लस, ये दोनों में अंतर है बेटा। इस वाले पोजीशन को हम लोग बेंजाइलिक पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग को बताना है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है या नहीं है, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है ये नहीं बताना है, बताना है इज दिस स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इज दिस स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो देखो बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, एक बार करेंगे बार बार इसका इंप्लीमेंटेशन आएगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है बेटा कि इसका ना बार, मैंने बोला कि मल्टीपल टाइम्स आएगा, बट बहुत बार नहीं आएगा, 2 या 3 बार ही इसका यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए होता क्या, बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि इसका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो नहीं पाता है। तो ध्यान से लिख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं, किसी बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ ध्यान देगा, पहले वाला केस की बात करते हैं। पहले वाला केस में बेटा मैं सारा हाइड्रोजन आगे बना लेता हूं, ये अपना सारा हाइड्रोजन है। क्यों बना रहे बेटा, आपको समझ में आएगा इसलिए। यहां पे हाइड्रोजन तो चला गया है बेटा, तभी तो प्लस आया है, मतलब देखो पहले ऐसा था, पहले ऐसा था, इसके जाने के बाद तो प्लस आएगा। once this leaves then we will have plus over here, and अब प्लस कब आएगा, यहां पे प्लस तब आएगा जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ग्रीन वाला एटम या कार्बन। when we will have plus on this carbon, when क्लोरीन, मतलब वो ग्रीन वाला एटम एक्चुअल में क्लोरीन एटम है यहां पर, ठीक है, तो हमें प्लस कब मिलेगा, जब ये कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन रखेगा या ग्रीन वाला एटम दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो बेटा प्लस लाने के लिए बॉन्ड ब्रेकिंग को कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, तब यहां प्लस आएगा। अब देखो जब यहां पे प्लस आएगा तो क्या, प्लस आएगा बेटा तो यहां पर ये वेकेंट हो जाएगा, ये वेकेंट हो जाएगा, दिस विल बी वेकेंट। अब ध्यान से समझो बात को बेटा, ये जो p ऑर्बिटल है ये परपेंडिकुलर है, और बाकी जो p ऑर्बिटल थे बेटा, यहां पर जो p ऑर्बिटल है वो इस तरीके से है, और यहां पर जो p ऑर्बिटल है वो इस तरीके से है, यहां पर जो p ऑर्बिटल है वो इस तरीके से, यहां पर जो p ऑर्बिटल है वो इस तरीके से। तो बेटा इनके बीच में तो रेजोनेंस होगा, बट इसके और इसके बीच में रेजोनेंस नहीं हो सकता है बेटा, इसके और इसके बीच में रेजोनेंस नहीं होगा। समझ में आया? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं बनाएंगे कॉपी में, हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से बना लेंगे।
हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से और लिखेंगे वेकेंट पी इज नॉट in the plane of other p orbitals। समझ में आया? ये जो p ऑर्बिटल है बेटा ये उस प्लेन पर नहीं है बेटा। आपको पता होना चाहिए रेजोनेंस होने के लिए सारे p को बेटा एक डायरेक्शन में या पैरेलल होना चाहिए, तब तो साइडवेज ओवरलैप होगा। बेटा साइडवेज ओवरलैप होने के लिए दोनों पी को ऐसा होना होगा। अगर एक पी बेटा ऐसा हो जाए, अगर एक पी ऐसा हो जाए तो साइडवेज ओवरलैप नहीं होता है। यहां तो वही वाला केस है। होपफुली बेटा डायग्राम से या इमेज से सब कुछ क्लियर रहा होगा। मैं अब इरेज कर रहा हूं ताकि आप लोग आसानी से ड्रॉ कर ले। ठीक है, इसको ड्रॉ कीजिए, इसको ठीक है। और क्या लिखे थे बेटा? वेकेंट पी इज आउट ऑफ प्लेन या नॉट इन द प्लेन ऑफ अदर पी ऑर्बिटल। वेकेंट पी इज नॉट इन द प्लेन ऑफ अदर पी ऑर्बिटल। यहां प्लस चार्ज होगा। बेटा ऐसे भी आपको पता होना चाहिए एक डायरेक्शन में एक ही पी ऑर्बिटल हो सकता है। ये वाला पी अगर इस तरीके से हो गया ना बेटा, तब और कोई पी इस डायरेक्शन में नहीं आ सकता। एक डायरेक्शन में एक ही पी ऑर्बिटल हो सकता है। होपफुली बेटा ये क्लियर है। ये चीज बेटा आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन मिलेगा, आंसर मिलेगा, ये डायग्राम नहीं मिलेगा आपको। बस लिखा रहेगा कि जो पी ऑर्बिटल है वो आउट ऑफ द प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन है, इतना ही लिखा रहता है। चलिए आगे बढ़े बेटा। चलिए नेक्स्ट, माइनस के बारे में सोचिए। पिछली बार क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया था। इस बार हम लोग को बेटा क्या करना होगा? दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को देना। तो कैसे होगा? देखो ऐसे होगा, देखो ऐसे। ये वाला सिंपल है बेटा, वो चला गया, दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ कर गया। तो बेटा इस बार ये लोन पेयर, अब समझो बात को, ये लोन पेयर बेटा इस वाले पी के साथ कैसे ओवरलैप करेगा? इधर भी तो एक पी ऐसा है ना, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों में साइडवेज ओवरलैप हो रहा होगा। समझिए बात को। ये लोन पेयर कुछ भी करके बेटा इस डायरेक्शन में नहीं आ सकता। दिस लोन पेयर विल नेवर कम इन दिस डायरेक्शन। ये लोन पेयर हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगा। समझ में आया? तो यहां पर बेटा लिखेंगे लोन पेयर इज आउट ऑफ द, इज नॉट इन द प्लेन ऑफ अदर पी ऑर्बिटल। वहां लिखे थे वेकेंट पी इज नॉट इन द प्लेन ऑफ अदर पी ऑर्बिटल। यहां लिखेंगे लोन पेयर इज नॉट इन द प्लेन ऑफ अदर पी ऑर्बिटल। होपफुली क्लियर होगा। यहां लोन पेयर बेटा बाकी पी ऑर्बिटल के प्लेन पर नहीं होगा। चलिए लिख लिए लोन पेयर इज नॉट इन द प्लेन ऑफ अदर पी ऑर्बिटल। चलिए आप लोग को ऐसे बनाना है। माइनस चार्ज देखेंगे लोन पेयर जो है बाकी पी ऑर्बिटल के प्लेन पर नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ये बेटा मॉलिक्यूल का नाम होता है पिरिडीन। क्या नाम होगा? पिरिडीन नाम होगा। ठीक है, आपको बताना है ये लोन पेयर बेटा रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड है या नहीं है। रेजोनेंस का मतलब डीलोकलाइजेशन। बताएंगे जल्दी से, आंसर दीजिए सबको चैट में।
यस और नो है बेटा, सिंपल है। Is the lone pair of nitrogen delocalized in pyridine or not? सही है निकेत बेटा, बहुत सही। दीपान्विता बेटा बहुत सही। बाकी लोग बेटा आंसर नहीं देते, आदित्य प्रसाद, अभिरूप बनर्जी, आप लोग वीआईपी है बेटा, आप लोग को बोलना पड़ेगा। सही आंसर गलत आंसर कुछ भी चलेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बेटा, यहां पर बेटा ऐसा कुछ होने वाला है। ये लोन पेयर बेटा आउट ऑफ, ये नॉट इन द प्लेन ऑफ अदर पी ऑर्बिटल, बहुत जगह आउट ऑफ द प्लेन लिखा रहेगा। आउट ऑफ द प्लेन मतलब वही चीज है। सो दिस लोन पेयर इज नॉट डीलोकलाइज, ये लिख लीजिएगा। सही बेटा अनिकेत, सही है, लोन पेयर इज नॉट इन द प्लेन, बहुत बढ़िया। चलिए ये वाला बेटा अच्छे से लिख लेंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, pyridine को लेके खास करके आने वाला, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इसका डीलोकलाइज नहीं है। चलिए आपको बताना ये वाला लोन पेयर और ये वाला लोन पेयर, ये दोनों लोन पेयर डीलोकलाइज है या नहीं है। इसका नाम बेटा एनिलीन होता है, नोमेनक्लेचर में हम लोग किए थे कि इस वाले को हम लोग एनिलीन बोलते हैं और ये आईयूपीएसी एक्सेप्टेड है। इसका नाम बेटा पिरोल होता है, पिरोल होगा। आपको बताना ये वाला लोन पेयर, these lone pair they are delocalized or they not? बहुत सही बेटा, ये संता है बेटा, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। दीज ये संता है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं हम लोग को। और ये भी संता है। तो अंतर ये है बेटा, पिछली बार बेटा लोन पेयर कुछ अलग तरीके से था, पिछली बार लोन पेयर यहीं पर था, देखो अगर यहां पर अगर हो जाए ना बेटा तब नहीं होगा बेटा, इस केस में नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड एन और उसके बाद है, नहीं तब नहीं होगा। कब होता है, जब डबल बॉन्ड बेटा इसके कॉन्जुगेट पे हो। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा होना चाहिए, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड तब होगा बेटा, ठीक है। चलिए ये लिख लीजिएगा, इसमें डीलोकलाइज है पिरोल में और एनिलीन में। लोन पेयर इन पिरोल एंड एनिलीन दे आर डीलोकलाइज। नेक्स्ट अब आपको बताना है विच इज मोर स्टेबल एंड वाई। क्वेश्चन लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अलग कॉन्सेप्ट है। विच इज मोर स्टेबल एंड वाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे इसको, विच इज मोर स्टेबल एंड वाई। मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी, टाइप करके बताएंगे। विच इज मोर स्टेबल एंड वाई, कौन ज्यादा स्टेबल है और क्यों स्टेबल है। अनिकेत बेटा बहुत सही, बहुत सही। और कोई, ध्यान से देखेंगे बेटा, बेटा इसमें तो क्लियर है कि ये जो है बेटा इधर आएगा, क्यों, क्योंकि ये बनता वाला सिस्टम है, दिस इज बनता, सिंपल है ये, अगर इसको आप देखेंगे तो ये बनता दिख रहा है। तो यहां पर तो ये लोन पेयर स्टेबिलिटी, ये प्लस चार्जेस डीलोकलाइज और प्लस चार्जेस स्टेबिलाइज बाय रेजोनेंस। यहां पर क्या दिख रहा है, तो देखो यहां पे समझो ये प्लस है तो यहां पे वेकेंट पी ऑर्बिटल,
यहाँ वेकेंट पी ऑर्बिटल है और यहाँ लोन पेयर है। हमेशा याद रखिएगा बेटा, अगर कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर के बगल में है तो इन दोनों के बीच में बेटा तुरंत बॉन्डिंग होगा और ये झट से ऐसा करेगा। मतलब बेसिकली देखा जाए, अगर तो सब साफ कर देते हैं तो बेटा ये ऐसा कुछ किया, ये इधर आ गया, तो बना क्या अपना, अपना ये बना CH3 CH डबल बॉन्ड OH और प्लस, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ध्यान रहे बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नेट चार्ज हमेशा सेम आएगा। ऊपर वाले स्ट्रक्चर में बेटा नेट चार्ज +1 है, यहां पर भी +1 नेट चार्ज रहेगा। अब ध्यान से समझेंगे, यहां नीचे एक लोन पेयर है, हम लोग को उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता बेटा। यहां पे सोचेंगे आप कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, तो हाँ कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट। फिर सोचिए इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, तो हाँ कंप्लीट है। फिर इस ऑक्सीजन का सोचिए कंप्लीट है या नहीं है, ध्यान से सोचेंगे बेटा, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। तो देखो बेटा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहां भी कंप्लीट था, यहां भी कंप्लीट है। न्यूट्रल ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और प्लस ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो इसने 2 बॉन्ड यहां बनाए, ये यहां बनाया। और याद रखिएगा बेटा, जो लोन पेयर शेयर करता है ना, अपना डोनेट कर रहा होता किसी को और शेयरिंग में रखता है, तो उसका कोई नुकसान नहीं होता है। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप अपना लोन पेयर किसी से शेयर कीजिएगा, ट्रांसफर नहीं करना है, शेयर करना है, अगर आप अपना लोन पेयर किसी से शेयर करेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होता है। आपका ऑक्टेट पहले भी कंप्लीट था, अब भी कंप्लीट रहेगा। तो इसमें बेटा इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके बेटा 5 स्ट्रक्चर आने वाले, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, बट इन नन ऑफ दोज स्ट्रक्चर कार्बन विल हैव कंप्लीट ऑक्टेट। मतलब समझो, अभी इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, अभी इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। बाद में क्या होगा, प्लस यहां आएगा तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। फिर जब प्लस यहां आएगा तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा, जब यहां आएगा तो इसका इनकम्प्लीट रहेगा। तो स्ट्रक्चर तो 5 है, बट किसी भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बट किसी भी स्ट्रक्चर में एक सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। एक कार्बन ऐसा हमेशा रहेगा जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इस केस में हुआ क्या है, एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो उस केस में बेटा ये आपका ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। बिकॉज इसके लिए लिखेंगे इन वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर all atom octet are complete, all atoms octet are complete। समझ में आया, ये लिखेंगे। और इसके लिखेंगे none of the 5 resonating structure all atoms have complete octet। in none of the 5 resonating structure, in none of the 5 resonating structure all atom have complete octet। होपफुली समझ में आया होगा क्या मीनिंग है। किसी भी एक भी स्ट्रक्चर में सब खुश नहीं है, किसी भी एक स्ट्रक्चर में सारे एटम खुश नहीं है, बट इसमें बेटा पहले वाले में एक ऐसा स्ट्रक्चर इसमें सारे एटम खुश है, हैप्पी है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए हो गया। आगे बढ़े।
नेक्स्ट है बेटा अपना फ्री रेडिकल। तो हम लोग कार्ब कटायन कर लिए, कार्ब अनायन कर लिया, कार्बन फ्री रेडिकल करेंगे। तो देखो फ्री रेडिकल क्या, ठीक है चलिए, ये बेटा कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है? तो सिंपल सा है, दी स्पीसीज हैविंग एन ऑड और अनपेयर्ड फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन अ कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बन फ्री रेडिकल। ऐसे स्पीसीज जिसमें कार्बन के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और वो फ्री हो, फ्री मतलब किसी के पास किसी के साथ बॉन्डिंग में नहीं हो, अपना अकेला हो, मस्त हो, उसको हम लोग कार्बन फ्री रेडिकल बोलते हैं। What are free radical? Species of carbon having odd electron or unpaired free electron are called carbon free radical. चलिए डेफिनेशन हो गया होगा। फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग होमोलिसिस। याद कीजिए होमोलिसिस, होमोलिसिस याद है, ऐसा वाला कुछ ये था, देखो इसको कहते होमोलिसिस। होमोलिसिस याद कीजिए बेटा किस तरीके से हम लोग ड्रॉ किए थे। हम लोग ड्राइंग के लिए बेटा हाफ हेड एरो बनाए थे और ये कुछ कर दिए थे। ठीक है, ये होता होमोलिसिस। तो फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग होमोलिसिस। इन जनरल फ्री रेडिकल होमोलिसिस में ही बनेगा। चलिए, तो फुली इतना सब कुछ आप लोग कर लिए होंगे और होमोलिसिस याद रहा होगा। टाइप ऑफ फ्री रेडिकल बेटा अगेन वही है जैसा टाइप ऑफ कार्बोकटायन था। देखो फ्री रेडिकल में बेटा एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, ये वेकेंट रह बेटा, ये वेकेंट हो गया ना तो कार्बकटायन, दो इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें तो कार्बनायन, एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो फ्री रेडिकल। ये बेटा CH3 फ्री रेडिकल है। फिर होगा आपका प्राइमरी फ्री रेडिकल जो नीचे वाला है, दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल, दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल। इसका नाम होता मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है, इसका नाम होगा मिथाइल फ्री रेडिकल। ये प्राइमरी है बेटा, ठीक है। चलिए, ये क्या है बेटा, ये सेकंड डिग्री वाला है, इस तरीके से दिखाया जाता है। ये न्यूट्रल स्पीसीज है, नाइदर माइनस होगा नॉर प्लस होगा, न्यूट्रल माना जाएगा, माना क्या जाएगा, होता है। ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट, तो प्राइम मिथाइल हो गया, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शियरी हो गया, ठीक है। अब बेंजाइलिक होगा, अलाइलिक होगा, वो सब रहेगा। चलिए, हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल लिख लेते बेटा। सबसे ज्यादा स्टेबल बेटा ये होगा, ध्यान रखेंगे। फिर बेटा आपका अलाइलिक होगा, यहां थोड़ा अंतर आता है बेटा, कार्बोकटायन से यहाँ अंतर है, ध्यान से देखिए। कार्बोकटायन में टर्शियरी पहले आ गया था, फिर 3 डिग्री आएगा, फिर 2 डिग्री आएगा, फिर 1 डिग्री आएगा। ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। बेंजाइलिक, अलाइलिक, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा, ठीक है। चल नेक्स्ट, कार्बिन। देखो बेटा कार्बिन जो है ना, अभी सिर्फ एक बार डिस्कस हो रहा है, क्लास 12th में बस एक जगह डिस्कस और होगा, ठीक है। 2 ही बार कार्बिन आने वाला है। कार्बिन बस थोड़ा सा हम लोग करेंगे, कार्बिन में बहुत ज्यादा हम लोग को करना नहीं है। तो सबसे पहले इस बात को समझो, कार्बिन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग को समझना है कार्बिन इज अगेन न्यूट्रल।
कार्बिन अगेन न्यूट्रल होता है। दूसरी बात, कार्बिन के पास दो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, दो कोवेलेंट भी नहीं, दो सिग्मा बॉन्ड होंगे। कोवेलेंट तो मतलब सिग्मा पाई कुछ भी हो सकता था, नहीं, टू कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड लिखना होता है, ठीक है, टू कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड होंगे और दो इलेक्ट्रॉन होंगे, इतना कुछ होता है। दो कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड और दो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, नॉन बॉन्डेड, किसी के साथ बॉन्ड नहीं करेंगे, इसको कार्बिन हम लोग बोलते हैं। तो स्पीशीज ऑफ कार्बन हैविंग टू कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड एंड टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर नोन एज कार्बिन। क्या होना चाहिए, दो कोवेलेंट के सिग्मा बॉन्ड और दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग कार्बिन करते हैं। तो देखो, कार्बिन कैन बी डिफाइंड एज न्यूट्रल डाइवेलेंट carbon intermediate in which a carbon is covalently bonded to two atoms and have two non-bonded orbitals containing two electrons between them। ये आपका पूरा टेक्निकल डेफिनेशन है, इसको लिख सकते हैं, मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया था कि याद क्या रखना है। याद ये रखना है डाइवेलेंट मतलब टू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, and two non-bonded orbitals containing two electrons between them। दो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में नहीं होने चाहिए, और उन दो ऑर्बिटल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आपस में दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। दिस विल बी कॉल्ड कार्बिन। जनरली कार्बिन के बारे में बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, इसके बारे में आधे लोग तो पढ़ाते ही नहीं है, बट ठीक है, हम लोग सारा कुछ करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कार्बिन के दो टाइप होते हैं, ठीक है, एक होगा सिंगलेट, दूसरा होगा ट्रिपलेट। अंतर देखिए क्या है। अच्छा, आप लोग को थोड़ा नीचे नहीं दिख रहा ना, एक मिनट बेटा, ठीक कर देता हूं। देखिए अब ठीक हो गया। अंतर देखा आपने बेटा, अंतर ये है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। हम लोगों ने क्या बोला था, टू नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग नहीं किया है, ठीक है, कंटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन, आपस में दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही के पास हो सकते हैं या एक यहाँ और एक यहाँ हो सकता है। ये दो अलग अलग कार्बिन है, ठीक है बेटा। एक का नाम होता है सिंगलेट, दूसरा का नाम होता है ट्रिपलेट। एक का नाम होगा बेटा सिंगलेट, दूसरा का नाम होगा ट्रिपलेट। इसका नाम होता है बेटा सिंगलेट, इसका नहीं, इसका, इस स्पीसीज का नाम होगा सिंगलेट, वो तो ऑर्बिटल है। दिस इज कॉल्ड सिंगलेट, ठीक है, वो ऑर्बिटल लोग समझ लेंगे। एंड दिस इज नोन एज ट्रिपलेट, दिस इज नोन एज ट्रिपलेट, ठीक है। एक हो गया सिंगलेट कार्बिन, दूसरा हो गया ट्रिपलेट कार्बिन। बेटा ध्यान रहे, इसको, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही साथ है, इसमें अलग अलग है। दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ट्रिपलेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और सिंगलेट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंगलेट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। किसी को डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा इसमें।
बन गया। चलिए नेक्स्ट, ध्यान से समझेंगे बेटा। यहां पर आपको हाइब्रिडाइजेशन लिखना है, ठीक है, यहां पर आपको हाइब्रिडाइजेशन लिखना है। तो ध्यान रहे बेटा, आप इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 लिखेंगे, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 लिखेंगे। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड एंगल सुन लीजिए 110 डिग्री लिखेंगे अप्रॉक्स, और ये वाला बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेटली 150 डिग्री लिखेंगे। अब ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है, ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। कार्बिन का अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछा, सिर्फ कार्बिन का पूछा, ना सिंगलेट बताया ना ट्रिपलेट बताया, sp2 लिख लीजिए, घर आ जाइए। फिर एग्जाम में सिंगलेट का पूछा तो sp2 लिखिए, फिर एग्जाम में ट्रिपलेट का पूछेगा फिर से sp2 लिखिए, ठीक है। कार्बिन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल एक में बेटा 110 डिग्री होता है, पहले वाले में, सिंगलेट वाले में, और ट्रिपलेट वाले में बेटा 150 डिग्री होगा। और ऐसा क्यों हो रहा है हम लोगों को क्लियर होना चाहिए बेटा। यहाँ पर इधर से रिपल्शन होगा, इधर से रिपल्शन होगा, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन जो है कम है बेटा, इधर से रिपल्शन कम होगा, लेस रिपल्शन होगा ना, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स ज्यादा रहेगा रिपल्शन, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ये तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग से जानते हैं। बट कुछ लोगों का मानना होता है कि ट्रिपलेट वाला जो है ये sp है। इसका मोस्टली इंडियन ऑथर्स का मानना है कि ट्रिपलेट वाला sp है। बट मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा, ट्रिपलेट वाला sp अगर आपको लिख कर आना, लिख कर आइए। एग्जाम में बेटा आप अगर कुछ भी कीजिएगा तो sp2 ही सही माना जाएगा, ठीक है, sp नहीं सही माना जाएगा। कहीं कहीं लिखा रहेगा तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होपफुली बेटा कार्बिन में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब लास्ट टॉपिक है बेटा नाइट्रीन एंड बेंजीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन, सॉरी बेंजाइन। बेंजाइन जो वर्ड है बेटा वो एल्काइन से आया है, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। बेंजीन में बेटा अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड देखो किसी भी एक कार्बन पे, तो उसको हम लोग बेंजाइन करते हैं। तो दिस इज बेंजाइन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नाइट्रीन क्या होता है जरा नोटिस करो तो, नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 5 इलेक्ट्रॉन, देखो 1 2 3 4 5। सो नाइट्रोजन, न्यूट्रल नाइट्रोजन having 1 sigma bond only is called nitrate. Nitrogen with only 1 bond is simply known as nitrate. और कोई डेफिनेशन नहीं है नाइट्रीन का, सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, सिलेबस में नहीं है इसीलिए सिंपलेस्ट बता दिए। न्यूट्रल नाइट्रोजन हैविंग 1 सिग्मा बॉन्ड। बेंजाइन भी देखा जाए तो सिलेबस में नहीं है। सिर्फ एक जगह बेंजाइन आएगा, ठीक है, और कहीं नहीं आता है। चलिए बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ या ना बोलिए तब आगे बढ़ेंगे। चलिए तो बेटा ये हम लोग का रेजोनेंस या इलेक्ट्रो में इंडक्टिव इफेक्ट्स ये सारा हो गया, ठीक है, ये सब हम लोग कर लिए। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस देखेंगे जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलिए 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 टॉपिक लिखेंगे बेटा, ये एसिड एंड बेस ऑर्गेनिक में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस हम लोग को समझना है। मतलब हम लोग लिखेंगे बेटा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, टॉपिक होगा
आप लोग का एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट in acidic and basic strength, in acidic and basic strength, in acidic and basic strength, ये टॉपिक होगा पहले, ठीक है। मतलब जो भी हम लोग रेजोनेंस सीखे अभी तक, रेजोनेंस और इंडक्टिव का हम लोग कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी, कार्बन आयन का स्टेबिलिटी इस पे चेक कर रहे थे। अब हम लोग चेक पता करेंगे कि रेजोनेंस के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ता है, रेजोनेंस के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ क्या होता है, रेजोनेंस के कारण बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट आएगा, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो एक थोड़ा एसिड बेस का रिवीजन कर लेते हैं। नॉर्मली हम लोग को ये करना नहीं पड़ता है क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस होता है, बट क्योंकि आपके बैच का अभी तक आयनिक नहीं हुआ है इसलिए हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो एसिड बेटा हम लोग को पता होता है 3 टाइप के होते हैं, या 3 डेफिनेशन ऑफ एसिड है, अरिनियस एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड लुईस एसिड बेस। ये 3 अलग अलग साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दे रखा है। अरिनियस के हिसाब से बेटा H+ डोनर आर एसिड और OH- डोनर या रिलीज करने वाला आर बेस, ये अरिनियस बोल के गए। ब्रॉन्स्टेड कहते हैं H+ डोनर एसिड हुआ और बेस के लिए ये बोलते हैं H+ एक्सेप्टर, बेस हुआ। अंतर है देखो, H+ के लिए, एसिड के लिए दोनों सही एक ही चीज बोले, बट बेस के लिए ब्रॉन्स्टेड अलग बोल गए। लुईस तो बेटा H+ के लिए बात ही नहीं करते, लुईस तो लोन पेयर की बात करते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर आर एसिड एंड लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर आर बेस, ये इनका कहना है। 3 अलग अलग डेफिनेशन ऑफ एसिड बेस है। हम लोग जो नॉर्मली अभी तक क्लास 10th में पढ़े थे ना, दोज आर कॉल्ड अरेनियस एसिड या अरिनियस एसिड, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड और लुईस हम लोग क्लास 11th-12th में डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्लास 10th तक हम लोग नॉर्मली अरिनियस एसिड की बात करते हैं, प्लस इन जनरल कॉमन लाइफ में जो एसिड की बात करते हैं वो भी अरिनियस है, ठीक है। कॉमन लाइफ में जो एसिड की बात होती है वो भी अरिनियस एसिड होती है। चलिए, तो यहां पर भी हम लोग अरिनियस एसिड के बारे में बात करेंगे। बड़ा सिंपल सा अरिनियस एसिड का डेफिनेशन है, सब्सटेंस दैट डिसोसिएट्स इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस और प्रोटॉन्स, सब्सटेंस which dissociate in water to form hydrogen ions और प्रोटॉन्स। देखो H+ का दूसरा नाम बेटा प्रोटॉन है, क्यों, समझो बात को। H के पास बेटा इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। तो H+ के पास क्या होगा, H+ के पास 0 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन, इसलिए बेटा H+ को प्रोटॉन बोला गया, H+ को प्रोटॉन बोला जाता भी है। तो ये हम लोग को क्लियर है, होपफुली डेफिनेशन आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, अरिनियस एसिड विल इंक्रीज द नंबर ऑफ H+ आयंस इन द वाटर, ठीक है। ये हम लोग को ध्यान रखना है। ये बेटा अपना HCl है, HCl में बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, मतलब दोनों के बीच बेटा ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट मूव करेगा, ऐसे 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 करता रहेगा। आप समझो बात को, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन रख लेगा तो ये बन जाएगा H+, और यही होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन रख लेता है, देखो क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन रख लिया, तो ये जो क्रिएट हुआ H+ क्रिएट हुआ।
अगर हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे, बेटा यहाँ मेरे को प्लस देना जरूरी नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जरूरी नहीं है मेरे को, मैंने यहाँ पर जो मॉडल बनाऊंगा उसमें जरूरी नहीं है प्लस माइनस मुझे देना, मैं इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ इसलिए क्लियर रहता है, बट आप लोग को अगर फिर भी देना है तो दे सकते हैं। तो HCl गिव्स H प्लस एंड Cl माइनस, H प्लस एंड Cl माइनस, हम लोग ये लिखते हैं, ठीक है। चलिए ये बेटा H प्लस है, पर अभी अभी डिस्कस हुआ है कि इसका नाम बेटा प्रोटॉन भी है। अब समझो बात को, जरा ध्यान से समझना है बात को, इंपॉर्टेंट चीज है। मार्केट में अगर आप बोलेंगे ना कि मुझे 10 इलेक्ट्रॉन दे दो, खरीदने जाएंगे अमेजन पे ऑर्डर करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन नहीं बिक सकता अमेजन पे बेटा, इलेक्ट्रॉन नहीं बिकेगा, प्रोटॉन नहीं बिकेगा, न्यूट्रॉन भी अकेले नहीं बिकेगा। पहले ही कहा गया है डेफिनेशन पे बेटा, ध्यान से समझिएगा, पहले ही हम लोगों ने एटम का डेफिनेशन पे कहा था, एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल यूनिट ऑफ मैटर, ये हम लोग बोले थे, डाल्टन बोल के चले गए थे। बट ध्यान से समझो, एटम को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, बट जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मींस इलेक्ट्रॉन बोलेगा मैं अकेले जा रहा हूं शिमला मनाली से घूम के आ रहा हूं, इम्पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन अकेले एक कदम भी नहीं चल सकता। इलेक्ट्रॉन कैन नेवर एवर हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, प्रोटॉन विल नेवर हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। Electron, proton, neutron, they can exist only in association with each other, एक दूसरे के साथ रह सकते हैं जब वो एटम बनाएंगे तब। तो बेटा यहां पर प्रोटॉन का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा, प्रोटॉन कैन नेवर हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो आपसे पूछेगा H प्लस एग्जिस्ट करता है, तो आप बड़ा नम सा लिखिएगा, नो H प्लस नेवर एग्जिस्ट। पर आप बोलेंगे सर आप तो यहाँ H प्लस बना दिए, अरे बनाने को बनाए, पढ़ने लिखने जो पढ़ा लिखा आदमी है ना, उसको पता है कि ये सिर्फ बनाया है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसको मालूम है कि H प्लस वहां ड्रॉ करने का मतलब ये नहीं है कि थियोरेटिकली आपने लिख दिया तो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो प्रैक्टिकली क्या एग्जिस्ट करता है, ध्यान से समझेंगे। तो आगे लिख लेंगे H प्लस डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये लिख लीजिए, ठीक है। H प्लस डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो देखो प्रैक्टिकली क्या एग्जिस्ट करेगा, HCl है बेटा, ये ClH, और ये रहेगा बेटा आपका H2O, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा अच्छे से बनाना, उल्टा बनाना होगा, ठीक है, उल्टा बनाएंगे तब होगा HCl, और इधर है बेटा H2O। आप लोग वैसे ही बना सकते हैं जैसे मैंने बना रखा है, ठीक है। होगा क्या कि जब ये H प्लस जा रहा होगा, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों इसके पास चले गए, तो ये H प्लस कभी भी बना नहीं, इसको पानी ने अपने साथ बुला लिया अपना लोन पेयर देकर। बेसिकली ये H प्लस जैसे ही बाहर आएगा तो H2O के साथ तुरंत रिएक्ट करेगा, ध्यान से, अभी कुछ लिखना नहीं, आगे समझ लीजिए, बनेगा H3O प्लस। मैं इसको आगे मिटाता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, समझिए बात को। HCl loses H plus and gives H plus and Cl minus, ठीक है। This H plus will react with water to produce H3O plus। अब इसके रिलीज में और इसके रिएक्शन के बीच में कितना समय लगेगा? The moment H plus is lost by HCl, it reacts with water। जैसे ही H plus छूटता है Cl से, वो पानी से रिएक्ट कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, यहां पे अभी H प्लस है बेटा, यहां पे अभी सॉरी हाइड्रोजन है, ये जैसे ही इससे अलग होगा पानी इसको ले जाएगा, देखिए फिर से देखिएगा, ये लोन पेयर आएगा इसके पास और ये लोन पेयर यहां जाने वाला है।
ये लोन पेयर बोलेगा H को कि चलो मेरे साथ आ जाओ, तब वो निकलेगा। H को जान पता है कि प्लस बन के वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, इसलिए जब तक कोई उसको प्रॉमिस नहीं करेगा, याद रखिए ध्यान से सुनिएगा, जब तक हाइड्रोजन को कोई प्रॉमिस नहीं करता है, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड ब्रेक नहीं करता। Unless and until some other molecule promises 2 इलेक्ट्रॉन टू शेयर, 2 इलेक्ट्रॉन प्रॉमिस करेगा शेयर करने का। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बोल रहा है मैं शेयर करूंगा, ये ऑक्सीजन वाटर वाला, तब हाइड्रोजन बेटा इसका साथ छोड़ेगा, अदरवाइज हाइड्रोजन नहीं छोड़ेगा, चिपका रहेगा आजीवन, छोड़ेगा ही नहीं उसका साथ। विक्रम बेताल देखे है ना, बिल्कुल वही टाइप का है, छोड़ेगा ही नहीं, पीछे पड़ा रहेगा। हाइड्रोजन कभी भी H+ की तरह एग्जिस्ट नहीं करेगा। भले ही आप केमिस्ट्री में आप क्या मैं कितनी बार बनाऊंगा H+, बट आपको मान लेना है कि वो H+ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, किसी ना किसी के साथ होगा। तो यहां पे देखेंगे ये जैसे ही जाएगा वो इसके पास आएगा, यही हो सकता है, यही होगा। ठीक है, आप लोग को बेटा ये वाला रिएक्शन लिख लेना है, ये दोनों, और ध्यान रखना है इसके और इसके बीच में बेटा ये अलग रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन एक ही है, समझने के लिए अलग बनाए हैं। एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, HCl और वाटर आपस में रिएक्ट करके ये बना रहे हो। ठीक है, इसको हम लोग बेटा हाइड्रोनियम बोले। ठीक है, दिस इज कॉमनली नोन एज हाइड्रोनियम, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम। होपफुली क्लियर है बेटा सबको, आगे बढ़े, सबको क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट, यहां पे वही चीज एनिमेशन में बेटा क्या बोले थे कि जैसे धीरे धीरे H+ धीरे धीरे पानी के पास चला जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा, कोई ना पानी हो या कोई और हो बेटा, बस लोन पेयर उसको प्रॉमिस करे कोई, H+ कभी भी अकेले नहीं रहेगा। ठीक है, ये हर जगह होना है। नेक्स्ट, चलिए यहां पर बेटा कौन है बेटा, ये एसिटिक एसिड है। कौन है ये? एसिटिक एसिड है, मतलब विनेगर है ये, CH3 C+O देखो यही चीज है, OH प्लस H2O। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, पता है कितने लोन पेयर होते हैं? 2 है। अपने को कितने का काम है? अपने को सिर्फ 1 से मतलब है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों ऑक्सीजन पे जाएगा, हाइड्रोजन पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक ऑक्सीजन प्रॉमिस नहीं करेगा। तो इनफैक्ट ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, पहले ये ऑक्सीजन इसको प्रॉमिस करता होगा अपना इलेक्ट्रॉन, तब बोलता होगा अच्छा भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन रख ले। पहले वाटर बोला कि H को मेरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो, मेरे साथ आ जाओ, तब ऑक्सीजन को ये बोलता होगा अच्छा तू अपना इलेक्ट्रॉन ले जा। समझे? इस तरीके से क्लियर है ये? तो यहां पर आपका ये बना CH3 C+O O- and H3O+। ऊपर वाला रिएक्शन लिख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां भी बेटा वही चीज हो रहा है, एनिमेशन दिख रहा होगा आपको, H जो है इधर से उधर जा रहा है। ठीक है, ये हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, फिर है बेटा मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, पॉलीबेसिक। मोनोबेसिक क्या होता है बेटा? रिलीजेस 1H+ पर मॉलिक्यूल। ये क्या है बेटा? 2H+।
ये क्या बेटा 3H+, एक मॉलिक्यूल 3H+ रिलीज कर सकता है, और ये बेटा 4 और मोर H+, इसको पॉलीबेसिक बोल सकते हैं। तो एसिड कैन बी मोनोबेसिक, ट्राइबेसिक, पॉलीबेसिक। चलिए मोनोबेसिक का बेटा सिंपल सा एग्जांपल है HCl, HBr, दीज आर एग्जांपल ऑफ मोनोबेसिक। आगे बढ़ते हैं, मोनो डाई ट्राई पॉली। सल्फ्यूरिक एसिड बेटा ये होता है, देखो H2SO4 लिखते हैं बेटा, बट स्ट्रक्चर में बेटा ये बनेगा, स्ट्रक्चर में आप ये बनाओगे H2SO4। सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, याद करो हम लोग एक बार कर चुके, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH एंड OH। सल्फर का अगर यहाँ पे आपसे कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा बेटा, तो आपको बता देना है कि भाई sp3 होता है, ठीक है, काउंट करके देख लीजिएगा, सल्फर का sp3 होगा, सल्फर पे कोई लोन पेयर नहीं है। अब देखो ये डाइबेसिक क्यों है, देखो पहला हाइड्रोजन जाएगा, चला गया, फिर दूसरा हाइड्रोजन चला गया, फिर दूसरा हाइड्रोजन चला गया, तो देखो बना क्या, पहला हाइड्रोजन गया, फिर दूसरा गया, पहला गया, फिर दूसरा गया। तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं बेटा कि ये अपना H2SO4 है, जो बुक में आपको लिखा मिलेगा, H2SO4 लिखेगा, फिर लिखेगा कि HSO4 माइनस और H+ बना। बेटा अब देखो H3O+ है वहां, मतलब H3O+ है, लिख H+ रहे, ठीक है। अब हर जगह यही होगा, हर जगह मैं H+ लिखूंगा, बट आपको समझना है कि वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O+ बनेगा। तो अभी बेटा ये हो गया, ये बन गया बेटा क्या HSO4 माइनस, फिर बेटा HSO4 माइनस रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा SO4 2 माइनस एंड H+। किसी को डाउट तो पूछे, दिस इज कॉल्ड डाइबेसिक। चलिए नेक्स्ट, ये बन गया SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, अब है फॉस्फोरिक एसिड। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फॉस्फोरिक एसिड? इट इज सिंपली H3PO4। फॉस्फोरस के बेटा H3PO4 होता है। देखो ये सारे स्ट्रक्चर हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में बेटा प्रैक्टिस किया था बनाने को। फॉस्फोरस के बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है, ये कोई न्यूटन्स का लॉ नहीं है, बस डिराइव कर लीजिएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। H3PO4 का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर H3PO4। अब हम इसको मिटा रहे, ठीक है। चलिए इसका स्ट्रक्चर बेटा ये बनेगा, डायग्राम। अगेन दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, करके देख लीजिए, बॉन्ड एंगल भी अच्छा खासा दिख रहा है, 109 के आसपास आ रहा है। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है जो ये अपना लूज कर सकता है एक एक करके। ये पहला लूज किया, ये दूसरा लूज किया, ये तीसरा लूज किया। तो अगर हम लोग को लिखना पड़ेगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, H3PO4 gives H2PO4 माइनस, एक हाइड्रोजन चला गया और H+, फिर H2PO4 माइनस gives HPO4 2 माइनस एंड H+, फिर HPO4 2 माइनस gives PO4 3 माइनस एंड H+। ये आपके 3 रिएक्शन होंगे एक एक करके, ठीक है। इसी को हम लोग डिसोसिएशन कहते हैं। दिस विल बी नोन एज फर्स्ट डिसोसिएशन, दिस विल बी नोन एज फर्स्ट डिसोसिएशन। हम लोग तो पता ना एसिड में डिसोसिएशन होता था, बट हम लोग डिसोसिएशन जानते थे, अब सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट डिसोसिएशन।
सेकंड डिसोसिएशन एंड थर्ड डिसोसिएशन। ठीक है, ये अपना होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। अब फास्फोरस एसिड, जरा ध्यान से देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का कितना आएगा। कितना है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस, यहाँ पे जल्दी से निकालेंगे। निकालना सिखाए थे बेटा मोल कॉन्सेप्ट में, +5 आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, हम लोग पढ़े रखे हैं फेरस फेरिक, तो यहाँ अस है, फेरस मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। याद रखिएगा फास्फोरस के 3 कॉमन है, +5, +3 और +1। ये इक होता है, ये अस होता है, तो ये क्या होगा बेटा, 2 होने पे तो बड़ा सिंपल है, इक एंड अस। 3 हो गए तो, और 4 हो गए तो, देखो 3 हो गए तो ये बेटा अस है, अन का मतलब अस, ये 1 का मतलब क्या होगा, अस से भी छोटा, अस से भी कम, तो हाइपोअस। हाइपोअस बता देंगे, हाइपोफॉस्फोरस, ये हो जाएगा फॉस्फोरिक। फॉस्फोरिक ये हो जाएगा फॉस्फोरस, और ये हो जाएगा हाइपोफॉस्फोरस। हाइपो मतलब देखो, अब हाइपो का मीनिंग ना समझाना पड़े, हाइपो मतलब लेस होता, हाइपर मतलब ज्यादा होता है। हाइपोफॉस्फोरस, हाइपर तो एक दूसरे को बोलते रहते ना लोग कि हाइपर मत हो, ठीक है, हाइपर का मतलब अधिक हो जाना, हाइपो का मतलब कम हो जाना। तो हाइपोफॉस्फोरस +1, तो हम लोग यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, फॉस्फोरस कर रहे हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा, एंड द फॉर्मूला इज H3PO3। ज्यादा का अंतर नहीं है, याद कीजिए पीछे क्या था, यहाँ क्या था। पीछे मैं एक बार टर्न करा के दिखा दे रहा हूं, देखो पीछे क्या है, पीछे ध्यान दिए तो ये वाला ऑक्सीजन गायब हो जाएगा। देखो यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, दिस हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच टू फास्फोरस, मतलब स्ट्रक्चर आप ऐसा कुछ बनाएंगे। ये होता है ओनली फास्फोरस। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखेंगे तो +3 आने वाला, हाइब्रिडाइजेशन अगेन sp3 आएगा। दिख रहा है बेटा बॉन्ड एंगल वगैरह, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सोचेंगे कि यहाँ पे कितने H+ रिलीज होंगे बेटा। याद रखेंगे बेटा, हाइड्रोजन विच इज अटैच टू हैलोजन, ये X क्या हो सकता है, जनरली हैलोजन होता है, और ऑक्सीजन होता है, और बोलेंगे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तब जाके एसिड होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन अगर मान लेते एल्यूमिनियम से अटैच्ड है तो एसिडिक नहीं है। हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज हैलोजन, ऑक्सीजन, दोज आर कॉल्ड एसिडिक, ठीक है। दिस हाइड्रोजन इज नॉट एसिडिक, ये नॉट एसिडिक है, मतलब ये वाला हाइड्रोजन नॉट एसिडिक, मतलब कांट बी लॉस्ट, कांट बी लॉस्ट एज H+। समझ में आया, दिस हाइड्रोजन विल नॉट बी लॉस्ट एज H+। तो कितना हाइड्रोजन ये लूज कर सकता है, ये 2 हाइड्रोजन लूज कर सकता है, दिस कैन लूज 2 हाइड्रोजन, तो ये बनेगा बेटा H+H+, HPO2- बना। समझ में आया, होपफुली बेटा क्लियर होगा। चलिए अब लिख लेते हैं,
H3PO3 प्लस H+, ठीक है। तो ये बेटा डाई बेसिक है, पिछला वाला ट्राई बेसिक था, पिछला वाला ट्राई बेसिक था, ये अपना डाई बेसिक है, ठीक है। हम लोग पहले भी केमिकल बॉन्डिंग में एक बार ये तीनों मॉलिक्यूल को बनाकर डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हाइपोफॉस्फोरस, दिस इज कॉल्ड हाइपोफॉस्फोरस। व्हाट इज द फॉर्मूला? H3PO2। देखो एक एक ऑक्सीजन कम होता गया, PO4 था, PO3 हुआ, PO2 हुआ। यहां बेटा देखो एक ही हाइड्रोजन जाएगा, तो दिस विल बी मोनो बेसिक, दिस विल बी मोनो बेसिक, ये अपना मोनो बेसिक, ये अपना मोनो बेसिक होने वाला है। इसको हम लोग तो सिंपली लिख सकते हैं, इसमें तो कुछ करना नहीं है मुझे। H3PO2 gives H2PO2 minus and H plus, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। ये तीनों मॉलिक्यूल को बेटा एक साथ देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका +1 ऑक्सीडेशन है, ये +3 है, ये +5 है, ये हाइपोफॉस्फोरस है। बेटा ये तीनों मॉलिक्यूल साथ में ही आते हैं, मतलब बुक में कहीं भी ड्रॉ किया रहेगा तीनों को एक साथ ड्रॉ करता है। एग्जाम में भी तीनों के बारे में एक साथ पूछता है। दिस इज फॉस्फोरिक, ठीक है। ये फिर से दिखा दिए है ये तीनों मॉलिक्यूल को, दीज आर एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं आपसे पूछेगा कि सर ये तो एसिडिक हाइड्रोजन बता दिए, ये वाला कौन सा हाइड्रोजन है, ये वाला कौन सा हाइड्रोजन है, और ये वाला कौन सा हाइड्रोजन है, तो लिख लीजिए दीज विल बी कॉल्ड रेड्यूसिंग हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन रिड्यूस करने के काम आएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम लोग पढ़ रखे हैं ना, ये चीज है ये, दीज आर रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, ठीक है। तो रिड्यूसिंग वो वाला है जो एसिडिक यहां नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेटा बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है। देखो ये विनीगर का वाला एसिड है बेटा, वही चीज है, CH3 C डबल बॉन्ड O NH, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। कोई चेंज नहीं हुआ, इसकी जगह बेंजीन आ गया, मतलब ये हो गया, दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। सेम चीज है यहां पर भी चला जाएगा H, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, हम लोग को मालूम है। अब समझ में आ रहा, इसको हम लोग एसिड क्यों बोले, बिकॉज दीज आर एसिडिक, दे हैव एसिडिक हाइड्रोजन। चलिए बेंजोइक एसिड बना लेंगे आप लोग। चलिए अब ध्यान से समझेंगे बेटा, मैं इस तरीके से बना रहा हूं, ठीक है। ये तो एसिड हो गया, ये थोड़ा पहले आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, O माइनस और H प्लस। बेटा ये जो बना है ना, ये तो एसिड है, इसको हम लोग कॉन्जुगेट, याद रखिएगा, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। एसिड से जो निकला H प्लस हटाने के बाद, या जो बच गया H प्लस हटाने के बाद, उसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल
HCN gives H plus and Cn minus. So this will be called conjugate base. This will be called conjugate base. Hopefully conjugate base clear है. एसिड से H प्लस हटा दीजिए, उसको कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे. किसी से भी H प्लस हटा दीजिए, H प्लस, H नहीं H प्लस, उसको कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे. समझ में आया क्या होता है कॉन्जुगेट बेस? कोई भी चीज है, ये मान लेते A है, हटा दिए, ऊपर लिख देते हैं रिमूव H प्लस, रिमूव H प्लस. H प्लस रिमूव करने के बाद बेटा B बना, H प्लस रिमूव करने के बाद B बना, तो दिस विल बी कॉल्ड conjugate base and this will be known as acid. ये सिस्टम है. ठीक है. नेक्स्ट फिनॉल है बेटा. ये फिनॉल भी एसिडिक होगा. क्यों? ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन चिपका हुआ है. देखो फिनॉल इज ऑल्सो एसिडिक. तो फिनॉल का बेटा अगर हम लोग बनाएंगे PHOH, आप देखो बेंजीन रिंग के अंदर ये बनाएंगे. ठीक है, सर्कल बना देने से हो जाता है. ये एरो बाद में थोड़ा हम लोग चेंज करेंगे. ठीक है, O माइनस एंड H प्लस. दिस विल बी कॉल्ड conjugate base. Conjugate base of phenol. देखो conjugate base तो सब बहुत सारे conjugate base हो गए. तो conjugate base किसका? फिनॉल का conjugate base. फिनॉल का conjugate base. इसको बेटा हम लोग नॉर्मली लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल. And this is conjugate base of phenol, commonly known as phenoxide ion. फिनॉक्साइड नाम तो कुछ होगा ही ना बेटा, फिनॉक्साइड बोलते हैं. फिनॉल से फिनॉक्साइड. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ये प्रोपानॉल है बेटा. इसका भी बेटा एसिडिक नेचर है. देखो ऑक्सीजन के साथ जो भी हाइड्रोजन होगा ना बेटा, दोज आर ऑल एसिडिक हाइड्रोजन. एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा ज्यादा होगा वो बाद की बात है, बट एसिडिक नेचर रहेगा ही रहेगा. इतने सारे मैं एग्जाम्पल इसलिए दिखा रहा हूं ना कि दिमाग में बैठ जाए कि आपके पास ना ऑक्सीजन के बगल में ऊपर हाइड्रोजन दिखा मतलब एसिडिक है वो. बाद में बेटा ये सब मत पूछ लीजिएगा कि सर ऑक्सीजन का हाइड्रोजन एसिडिक कैसे हो गया. अरे होता है, स्ट्रांग होगा वीक होगा वो अभी आगे डिस्कस करेंगे, बट एसिडिक होता है ये समझिए आगे. दिस इज प्रोपानॉल, दिस इज प्रोपॉक्साइड. प्रोपॉक्साइड अगर ये एसिड है तो इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस. CB से नोट करते. ठीक है, तो हर एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा, हर एसिड का होना है. ठीक है, चलिए प्रोपानॉल. अब आप बोलेंगे सर आप तो सिर्फ उसका दिखाए हमको, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच था. तो नहीं बेटा, मैंने आपको ये वाला. हाँ बेटा बोलेंगे. ये बेटा इस तरीके से जा सकता है. ठीक है, चलिए बेटा यहां देखेंगे. ये HCl है बेटा. ये HCl बेटा मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन विच इज अटैच टू halogen. These all hydrogen are acidic. These all hydrogen are acidic, as well as hydrogen which is attached to oxygen, they are also acidic. यहां पर देखेंगे hydrogen which are attached to carbon, they can also be acidic. चांसेस कम होते बट कभी कभी होते हैं. कब होते समझिएगा बात को. ये हाइड्रोजन बेटा ये वाला, ये आप बोलते हैं बेटा कार्बोनिल. C डबल बॉन्ड O को हमेशा बोला गया है कार्बोनिल. ठीक है, ये अपना फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है. तो ये बेटा कार्बन अब बताने की जरूरत नहीं. ये कार्बन कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन. और ये हाइड्रोजन कौन सा? अल्फा हाइड्रोजन.
this alpha hydrogen or this all either of these three, तीनों में से कोई भी are acidic, इन तीनों में से कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन। अब एसिडिक का मतलब क्या, H प्लस जा सकता है, H प्लस जा सकता है। H प्लस कभी अकेले जाएगा नहीं, कोई लेने आएगा। यहाँ पानी आकर बैठा हुआ है, पानी बोलेगा मैं अपना लोन पेयर तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं, तुम चलो मेरे साथ, ये इसके साथ जाएगा, ये माइनस यहाँ आएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ये लोन पेयर हाइड्रोजन को बुला लेगा, ये लोन पेयर यहाँ, ये बॉन्ड पेयर यहाँ आ जाएगा। देखिए ये होगा। समझ में आ रहा है बेटा क्या हुआ है? अभी कार्बन के पास है, ऑक्सीजन बोलेगा मेरे साथ चलो, उसके साथ चला। ठीक है, वो वाटर है बेटा, वाटर बोल सकता है ऐसा। समझ में आया? तो लिख लीजिए अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन दे आर आल्सो एसिडिक। व्हाई दे आर एसिडिक वो डिस्कस करेंगे, बट अभी समझिए अल्फा हाइड्रोजन दे आर आल्सो एसिडिक। चलिए बेटा हो गया। इसमें कैसे बनाएं, इसमें क्या लिखे, देखो इसमें कैसे करना है। CH2 C डबल बॉन्ड O H और H। ठीक है, इसको लिखना है फिर CH2 C डबल बॉन्ड O H माइनस एंड H प्लस। वाटर नहीं लिखना है बेटा, हम लोग बाद में देखेंगे कि वाटर ही आके ले जाता है ना। यहां लिखेंगे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा पोजीशन है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन आर ऑलवेज एसिडिक ऑफ कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, तीनों में से कोई भी हो सकता है बेटा, बट एक बार में एक ही जाएगा। तीनों कभी एक मतलब या तो आप इसको ले जाइए, या तो इसको हटाइए, या तो इसको हटाइए। तीनों में से तीनों को नहीं हटाना है, तीन में से किसी एक को। नेक्स्ट, क्लियर है बेटा सबको? समझ में आया? Yes, चलिए बेटा ठीक है, आज के लिए यहां तक ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक करेंगे। ठीक है, यहां से कंटिन्यू होगा। सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि सर आज स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक से कंटिन्यू होना है।